Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 13 December 2021. So let's start our daily economic analysis on Financial Express newspaper. The first article, which is on page number first, that is India UAE FTA. FTA means Free Trade Agreement. Okay. Recently India has signed SEPA with UAE. SEPA means Comprehensive Economic Partnership Agreement. Okay, this is a part of economic integration. Okay, देखो अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक पावर बनना हो तो उसे बाकी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है. That integration is called economic integration. We can say that economic integration is a decision or process whereby two or more countries combine into a larger economic region by removing discontinuities and discriminations. Means अगर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में एक ग्रुप बनाती है, राइट, ज्वाइन होती है, जो भी उनके बीच में जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती है उनको रिमूव करके, ठीक है, एक ग्रुप बनाती है कुछ कंट्रीज मिलके, तो उसको ही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोलते हैं. ठीक है. सो there are different types of economic integration. Okay, you have heard about PTA, FTA, custom union, common market, economic union, right? SEPA, SECA, right? So we will discuss all these terms, and all these are the types of economic integration. Okay, so firstly we will talk about PTA. Okay, PTA is preferential trade agreements. Okay, this provide lower barriers on trade among participating nations than on trade with non-member nations. It means जैसे जो उस ग्रुप के मेंबर्स कंट्रीज होंगे, अगर उन मेंबर कंट्रीज में ही ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स है, मतलब जो टैरिफ रेट है, वो टैरिफ रेट कम होगा. किससे? अगर वो मेंबर कंट्रीज किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड करता है, वहाँ पे जो टैरिफ रेट होगा, ठीक है, उस टैरिफ रेट से कम होगा. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस स्कीम है जो 1932 में एस्टेब्लिश हुई थी, राइट, वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम. तो उसमें जो भी मेंबर कंट्रीज है, अगर वो आपस में ही ट्रेड करते हैं, तो जैसे मान लो अगर वो आपस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे अगर टैरिफ रेट अगर 10% है, ठीक है, और अगर वो मेंबर कंट्रीज किसी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड करें तो अगर वहाँ पे जो टैरिफ रेट है वो 20% है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो टैरिफ रेट कम होगा. किससे? अगर वो किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे जो टैरिफ रेट होगा वो एज कंपेयर टू दैट ग्रेटर होगा. ठीक है. जो नेक्स्ट है दैट इज FTA, फ्री ट्रेड एरिया. फ्री ट्रेड एरिया, this includes all barriers are removed on trade among members, right, but each nation retains its own barriers to trade with non-members. Okay, इसका मतलब ये है कि जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है उनको कंप्लीटली रिमूव करना है
ठीक है। बट जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके साथ वो अपने कुछ बैरियर्स बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। जो ग्रुप है मान लो वो अगर अपने मेंबर कंट्रीज में ही ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी टैरिफ नहीं होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, राइट। बट अगर वो किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे वो अपनी मर्जी से जैसे बैरियर्स उन्हें लगाने हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फ्री ट्रेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल आपने इफ्ता का नाम सुना होगा, जिसमें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसका नाम है, ठीक है, जिसमें 1960 जो 1960 में फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ने किया था उसको। उसमें जो मेंबर्स है वो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे और पोर्टुगल है, स्वीडन है एंड स्विट्जरलैंड है, ठीक है। एक नाफ्टा का नाम आपने सुना होगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ने ही फॉर्म किया था। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको ने इसको फॉर्म किया था 1993 में। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्री ट्रेड एरिया। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज कस्टम यूनियन, राइट। कस्टम यूनियन allows no tariffs और अदर वेरियर्स ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स। जो फ्री ट्रेड एरिया में जो डिसीजन लिए हैं कि जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ना तो कोई टैरिफ होगा, ना कोई किसी और तरह की रिस्ट्रिक्शंस होगी, राइट। इसके अलावा इट हार्मोनाइजेस ट्रेड पॉलिसीज, राइट, सच एज सेटिंग ऑफ कॉमन टैरिफ रेट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बट जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके साथ वो एक कॉमन टैरिफ रेट फिक्स कर सकते हैं, करेंगे, राइट। एक कॉमन टैरिफ रेट फिक्स होगा। अगर वो नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे वो कॉमन टैरिफ रेट ही लगेगा उस ट्रेड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो यूरोपियन यूनियन है that is the example of custom union. Okay, next is common market. Common market means ये एक तरह का कस्टम यूनियन ही है, लेकिन इसमें जो एडिशनल चीज है वो ये है कि जो लेबर और कैपिटल है, राइट, उनका फ्रीली मूवमेंट होगा मेंबर नेशंस में, ठीक है। जो भी मेंबर नेशंस होंगे उनमें लेबर और कैपिटल फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। बाकी डिसीजन वही रहेंगे जो कस्टम यूनियन में थे, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने 1993 में जो है कॉमन मार्केट का स्टेटस अचीव किया था, ठीक है। पहले यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन था, लेकिन 1993 के बाद यूरोपियन यूनियन में जो कैपिटल और लेबर है उनको मेंबर नेशन में फ्रीली मूवमेंट करने के लिए अलाउ किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन, दिस इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज मीन्स monetary policy, fiscal policy and other policies such as exchange rate, transportation, industrial and social policies etc. Okay, तो यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन में जो ये पॉलिसीज है इनका हार्मोनाइजेशन होगा, ठीक है। तो एक होता है सेका, एक होता है सेपा, ठीक है। सेका मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और सेपा मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सेका में सिर्फ गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो सेपा है उसमें सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है।
तो बाकी सेम है, जैसे ये भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पार्ट्स ये, ठीक है। तो जो अभी रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच में लॉन्च हुआ है, साइन हुआ है, वो सेपा साइन हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इंडिया ज़्यादातर सेपा को साइन करना चाहते हैं। इससे पहले साउथ कोरिया और जापान के साथ सेपा साइन हुआ है, राइट। अभी फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ भी सेपा को साइन करने की बात की जा रही है। ये ऐसा क्यों है कि सेपा को ही साइन क्यों कर रहा है इंडिया? क्योंकि सेपा में सर्विसेज इंक्लूड है, ठीक है, और इंडिया सर्विसेज में बेटर कर रहा है, राइट। तो इसलिए इंडिया सेपा को साइन कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, डिफरेंट कंट्री में जो इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स है, ठीक है। इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए हैं, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, हांगकांग, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, कोरिया एंड स्विट्जरलैंड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रेड यूएसए के साथ होता है, उससे कम चाइना के साथ, उससे कम यूएई के साथ, ठीक है। और उसके बाद सऊदी अरबिया, हांगकांग, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, कोरिया, स्विट्जरलैंड, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के साथ जो बायलैटरल ट्रेड में जो ट्रेड सरप्लस कंट्रीज है वो सिर्फ यूएसए और यूएई है, ठीक है। लेकिन जो बाकी और कंट्रीज है उनके साथ वो ट्रेड डेफिसिट कंट्रीज है बायलैटरल ट्रेड में इंडिया के साथ, ठीक है। तो इसीलिए यूएई के साथ जो ट्रेड सरप्लस कंट्री है बायलैटरल ट्रेड में, सिर्फ इसी वजह से इंडिया ने यूएई के साथ ये सेपा साइन किया है, ओके। अब देखो जो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ही टाइप्स है, ठीक है। तो इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को करने से क्या फायदा होता है, क्यों ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती हैं कंट्रीज, ठीक है, ये हम देखेंगे कि देखो अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है कंट्रीज के बीच में, जैसे सेपा हुआ है, कुछ फ्री ट्रेड एरिया भी हो सकता है, पीटीए भी हो सकता है, कस्टम यूनियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनके क्या फायदे हैं, है ना। तो देखो अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीटली रिमूव कर दें तो क्या होता है, एक तो जो भी रिसोर्सेज है उनका जो एलोकेशन है वो बेटर तरीके से होगा मेंबर कंट्रीज के बीच में, है ना। नेक्स्ट, it improves the quality and quantity of factor inputs because there will be technological changes and जो capital inflows है that will increase। जितना ट्रेड होगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन ट्रेड होगा, ठीक है, तो कंट्री में कैपिटल इनफ्लोज भी होगा, है ना। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो भी ज़्यादा होंगे कंट्री में, है ना। तो उसकी वजह से जो फैक्टर इनपुट्स है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होगी, ओके। और क्या होगा, अब देखो जब ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेजेस के बेस पे होगा, कंपैरेटिव एडवांटेजेस हमने रिकार्डो की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें जो ट्रेड होता है वो कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे होता है, ठीक है। अगर ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे होता है तो स्पेशलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, है ना। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बेटर वे में होगा, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी इंक्रीज होगा, है ना। तो जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा तो जो रीजनल ग्रुप्स की टर्म्स ऑफ ट्रेड है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो रीजनल ग्रुप का जो ट्रेड होगा, तो रीजनल ग्रुप की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो बार्गेनिंग पोजीशन होगी वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से
कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। कंपटीशन के बढ़ने से जो ग्रुप है उसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और जो मेंबर कंट्रीज है उनमें फैक्टर मोबिलिटी होगी, क्योंकि दे विल अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन मेंबर कंट्रीज। ओके, और जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है उनके कोऑर्डिनेशन के साथ मेंबर कंट्रीज को बेनिफिट होगा, राइट। जब इतना सब कुछ होगा तो जो मेंबर कंट्रीज है वहाँ के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको चीप और बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। जब ट्रेड बढ़ेगा तो अच्छी चीज़ें उनको वो परचेज कर पाएंगे और कम पैसे में परचेज कर पाएंगे, उसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, लोगों का इनकम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या होगा, देखो हर कंट्री का एक टारगेट होता है कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो, इनकम इनइक्वालिटीज में रिडक्शन हो, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जो मेंबर नेशन का जो एक कॉमन टारगेट होता है वो अचीव होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट दिस आर्टिकल, राइट। सो thanks to all of you. Okay, now we will see you tomorrow with next lecture. So thanks to all of you once again.